इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। जो डेविड के हाथों बुरी तरह मार खा चुके थे या फिर लंबी सजाएं भुगत चुके थे और डेविड से बदला लेने के लिए मौका के इंतजार में थे। मैं कुछ देर तक दिल ही दिल में इन दलाइल का तजिया करता रहा। वक्त गुजरने के साथ मेरी फिक्रमंदी का बार हल्का होने लगा। मुझे उम्मीद होने लगी कि गजाला को नजर आने वाली रोशनी की किरण शराब नहीं थी, इसमें वीरा की निजात का राज पोशीदा था। वीरा की सलामती के बारे में तशवीश कम होने के साथ मेरे ज़हन पर रीना सवार होने लगी। पहाड़ जैसा दिन गुजर गया था लेकिन उसका दूर दूर तक कोई पता नहीं था। उसकी तरफ से किसी मुतवक्का राब्ते की उम्मीद में मैं होटल के कमरे में बंद रहकर गुजारा कर रहा था। मैं ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं करना चाहता था कि मेरे लिए रीना का फोन आए और मैं इससे बात न कर सकूं। मेरी नजरें टेलीविजन स्क्रीन पर जमी हुई थी लेकिन ज़हन मुसलसल रीना अजीत राय की जात में उलझा हुआ था। वीरा के बारे में तशवीश कम होने से मेरे ज़हन में एक नई सोच भी जन्म ले रही थी जो कतई गैर इरादी थी। वीरा किसी भी तरह मेरी हरीफ नहीं थी। मैं उसकी कामयाबियों पर खुश होता था, वो हमारी फतेह पर खुशी से फूली न समाती थी, मगर इस वक्त मेरे ज़हन में रश्क या हसद की लहर से उठ रही थी। वो हमसे अमली तौर पर अलग होने के बाद भारत की सरजमीन पर कामयाबी से अपना पहला शिकार खेल चुकी थी, जबकि हमारा स्कोर 0 था। हालात का फर्क अपनी जगह बहुत अहम था लेकिन वो ज़हनी रूह ही क्या जो किसी दलील की तरफ मायल हो जाए। इंस्पेक्टर डेविड ने वीरा की तजलील की। वीरा ने उससे बदला लेने की ठानी और कामयाबी के साथ उसे मौत की बेरहम आगोश में धकेल दिया। उसके बरक्स हम अनिल विश्वास को सबक सिखाने का अज़्म लेकर पाकिस्तान से रवाना हुए। दिल्ली में उसका सुराग भी मिल चुका था लेकिन हम उसके खिलाफ कोई कदम उठाने से कासिर थे। हम अनिल के खिलाफ अपने तौर पर काम करते रहते तो शायद कोई राह मिल गई होती, लेकिन रीना ने दरमियान में आकर हमारी रफ्तार सुस्त कर दी थी। उसके जरिए अनिल तक पहुंचकर हम ज्यादा मुअस्सर और तेज कार्रवाई कर सकते थे। इस खुशफहमी ने एक तरह से हमें बांध कर रख दिया था। 9 बजे से इंतजार से उकता कर मैंने रूम सर्विस के जरिए कमरे में खाना तलब कर लिया। हम दोनों खाने में मसरूफ थे कि ऑपरेटर्स पर कॉल आने लगी। मैंने फौरन मेज छोड़ दी। दूसरी तरफ गोपाल था। मेरी तरफ से जवाब मिलने पर उसने सपाट लहजे में कहा, तुम होटल के कमरे में बैठे हुए हो या कहीं और हो? कहीं और होता तो तुम्हारी कॉल का जवाब न दे पाता। बस रीना का इंतजार है, वो खुद आई ना उसका फोन आया। ओह, उसकी मानी की आवाज सुनाई थी। तुम इंतजार की कर्बनाक कैफियत से गुजर रहे हो। मैंने दनिस्ता तुम्हें दिन भर नहीं छेड़ा। मुझे डर था कि मेरी कॉल तुम्हारी किसी अहम मसरूफियत में खलल अंदाज न हो। कॉल कर लेते तो बेहतर होता। दिन भर हर तरफ सन्नाटा रहा, इस वक्त कैसे याद किया है? शायद तुम्हें बाहर की कोई खैर खबर ना हो। पूरे दिल्ली में सनसनी फैली हुई है। किसी ने नजफगढ़ के नाले के करीब इंस्पेक्टर डेविड को मार डाला है। मैं एक लम्हे के लिए तजब्जुब और बेयकीनी में पड़ गया। अपनी बाखबरी का इजहार करता तो उसे यह भी बताना पड़ता कि वो कार्रवाई वीरा ने की थी और वो खबर उसी के जरिए मुझ तक पहुंची थी। मेरा पुख्ता यकीन था कि वो वीरा के इस इकदाम की हमायत न करता। मैंने अर्ज से कहा, यह कब का वाकया है? आज शाम दफ्तर से वापसी पर वो एक वीरान सड़क पर से गुजर रहा था कि नामालूम कातिल का निशाना बन गया। अफसोस की बात है, सख्तगीर पुलिस अफसरों के बारे में हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि वो किसी गुमनाम कातिल की चलाई हुई गोली का निशाना न बन जाए। तुमने उसके बारे में मुझे बाखबर करना क्यों जरूरी समझा? ये एक मकामी वाकया है। परसों हमारे दरमियान भी इसका नाम गर्दिश में था। मैंने जरूरी समझा कि तुम्हें आगाह कर दूं। अभी तफसीलात सामने नहीं आई मगर सुना गया है कि उस पर गोली वगैरह नहीं चलाएगी। वो किसी सरीउल असर जहर का शिकार हुआ है। हुआ होगा। मैं इस दर्जे के लोगों से उलझना हमाकत समझता हूँ। मैंने बेपरवाही से कहा, यह बात मैं समझता हूँ। उसने एतराफ किया, मगर मेरे जहन में एक मोहूम सा अंदेशा था कि उसने तुम्हारी दूसरी पार्टी को छेड़ा था। वो सबसे आसान निशाना था। हो सकता है कि बेकारी दूर करने के लिए उसे हटा दिया गया हो। बड़ा हदफ सामने हो तो छोटे निशानों पर निगाह नहीं ठहरती। मैंने उसके मजीद क्यास राय की राह मसदूद कर दी। अगर थोड़ी देर तक रीना की तरफ से कोई राब्ता ना हुआ तो मैं खुद उसे फोन करूंगा। घुमा फिरा कर बात करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो उसके किसी घर का नहीं, डांस अकेडमी का फोन नंबर है। फिक्र न करो, तुम्हारी कही हुई हर बात मेरे जहन में महफूज है। बात खत्म हो गई। मैंने उसे गलत नहीं कहा था। रीना के बारे में गोपाल और अव्वल खान की तरफ से मिलने वाली मालूमात यकजा होकर मेरे जहन में खिचड़ी सी पका रही थी। इससे वो सब बातें फोन पर नहीं की जा सकती थी। उनकी तस्दीक के लिए रीना से मेरी मुलाकात जरूरी थी। ट्रांसमीटर पर मौसूल होने वाली गोपाल की कॉल से वीरा के बारे में मेरी तशवीश के घटते हुए साए फिर दराज हो गए। दिल्ली एक बड़ा और कॉस्मोपॉलिटन शहर था। वहां कत्ल समेत बहुत से जराइम रूनमा होते रहते थे। गोपाल ने पिछले दिनों में कभी भी मुझे किसी जुर्म के बारे में बाखबर करना जरूरी नहीं समझा था।
इंस्पेक्टर डेविड के कत्ल के बाद उसने जो कुछ सोचा वो हकीकत से करीब तरीन था। मेरे ज़हन में एक मर्तबा फिर वसवसे सर उभारने लगे। अगर गोपाल इन खतूत पर सोच सकता था तो दूसरों पर भी कोई कदगन नहीं थी। जब तक डेविड के कत्ल की तफ्तीश कोई वाज़ेह रुख इख्तियार न करती, वीरा के सर पर खतरे की तलवार लटक रही थी। रीना और वीरा, मेरा ज़हन इन दोनों के दरमियान बटा हुआ था। मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में कमरे में टहलना शुरू कर दिया। आप बिला वजह सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। अपने ज़हन पर इतना जोर न दें वरना थक जाएंगे। चंद सानियों तक मेरी कैफियत देखने के बाद गजाला ने हमदर्दाना लहजे में कहा, जो होना था वो हो चुका है। अब आप वीरा का अंजाम खुदा पर छोड़ दें। इस मामले में हम सब बेबस हैं। मैं दानिस्ता कुछ नहीं सोच रहा। ये सब इंसान के दिलो दिमाग में उठने वाली खुद रूह लहरें होती हैं जिन्हें रोकना बस से बाहर होता है। मुझे ये भी मालूम है कि खुदाई फैसलों के सामने इंसानी कुव्वतें बिल्कुल बेबस होती हैं। वीरा का वक्त पूरा हो चुका है तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, वरना उसका बाल भी बीका नहीं होगा। मैंने रुक कर जवाब दिया, ये सब जानते हैं तो फिर इसके लिए इतने परेशान क्यों हैं? मैं फीके अंदाज में हंस पड़ा। तुम कहती हो तो परेशान नहीं हूं। यह कहकर मैं टेलीविजन के सामने कुर्सी पर बैठ गया। मुझे अचानक एहसास हुआ था कि गजाला मेरी बीवी थी। उसके सामने किसी और औरत, खासकर वीरा जैसी खुद सर और बेबाक औरत के लिए मेरा यूं परेशान होना मुनासिब नहीं था। वीरा के लिए मेरी हद से बड़ी हुई फिक्रमंदी गजाला के जज्बात मजरू करने का सबब बन सकती थी। मेरी फीकी हंसी के साथ गजाला भरपूर अंदाज में हंसने लगी। कभी कभी आप मुझे बच्चों की तरह बहलाने लगते हैं। यूं कह रहे हैं जैसे परेशानी का भी कोई बटन होता है। इसे दबाया और परेशानी यकदम खत्म हो गई। आपने वीरा को गैर जरूरी तौर पर अपने असाब पर सवार किया हुआ है। मैं गजाला को घूर कर रह गया। फौरी तौर पर उसके तबसरे का कोई जवाब नहीं दे सका। यह ठीक है कि वह हमारे मुल्क की मोहब्बत में सब कुछ भूल कर हमारे साथ दर दर की खाक छानती फिर रही है, लेकिन हम लोगों ने भी उसकी खैरख्वाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे खामोश पाकर गजाला ने अपनी बात जारी रखी। आप कदम कदम पर उसे टोकते, रोकते और समझाते रहते हैं। अगर वो हर मशवरे को ठोकर मारकर अपनी मनमानी पर तुली हुई है तो आप क्या कर सकते हैं? कब तक उसे बचाएंगे? उसकी वजह से आपकी कुव्वत फैसला मुतासर होगी, जिससे हम दोनों को नुकसान पहुंचेगा। गजाला की हर बात बिल्कुल दुरुस्त थी। किसी नुक्ते से इख्तलाफ करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ख्याल को अपने ज़हन से झटक दूं। तफक्कुरात का ये रोग जारी रहा तो वाकई मेरी कारकर्दगी मुतासर होगी। आप अपने काम को देखें, रीना को फोन कर लें, उससे आपका ध्यान बटेगा। चंद सानियों की खामोशी के बाद गजाला ने तजवीज़ पेश की। इस दौरान में दूरदर्शन से खबरें शुरू हो चुकी थी। मैंने गजाला से कहा कि खबरें सुनने के बाद रीना को फोन करूंगा। अगर दिल्ली में इंस्पेक्टर डेविड के कत्ल की कोई अहमियत थी तो वो खबर दूरदर्शन पर आनी जरूरी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। मुल्की और बैन अवी खबरों में कहीं भी इंस्पेक्टर डेविड का जिक्र नहीं था। हम इस वाक़े में किसी हद तक मुलव्विस हैं, इसलिए इस बारे में सोच रहे हैं। ये एक मकामी वाक़या है, अखबारों ही से इस बारे में कुछ पता चल सकेगा। गजाला ने टेलीविजन की आवाज़ धीमी करने के बाद कहा, अब मुझे तुम्हारे मशवरों पर अमल कर लेना चाहिए। मैंने मुस्कुरा कर कहा और फोन की तरफ बढ़ गया। रीना अजीत राय का ताल्लुक हमारे दुश्मनों से था। उससे बात करने के दौरान में CSD के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने उसे छेड़े बगैर रीना के कार्ड पर छपा हुआ नंबर मिला लिया। दूसरी घंटे पर एक पुख्ता निस्वानी आवाज मेरे कानों से टकराई। कौन है? क्या काम है? बेख्तियार मेरा दिल चाहा कि मैं उससे क्लासिकल डांस अकेडमी के बारे में पूछूं और तस्दीक या तरदीद सुनने के बाद फोन बंद कर दूं, मगर इस मौका पर ऐसी कोई मामूली सी हरकत भी हरीफों को होशियार करने का सबब बन सकती थी। जब तक मैं रीना की जुबान से कुछ न उगलवा लेता, मेरा मोहतात रहना बहुत जरूरी था। मैं मजर बोल रहा हूँ, रीना से बात हो सकती है? मैंने किसी तवक्कुफ के बगैर माउथ पीस में कहा। होल्ड करो, मैं देखती हूँ। इस जवाब के साथ रिसीवर पर मौसीकी के मध्यम सुर गूंजने लगे। इस औरत का लबो लहजा खालिस पेशा वराना था, जैसे वो बरसों से फोन ऑपरेटर के तौर पर काम कर रही हो। इस आवाज में जरा भी घरेलू अंदाज नहीं था। वो मौसीकी इस पर मुस्तजाद थी। घरों में एक फोन नंबर के साथ मुतअद्दिद एक्सटेंशन मुंसलिक हों, तब भी होल्ड करने के दौरान में मौसीकी सुनने या सुनाने की कोई सहूलत नहीं होती। वो यकीनी तौर पर टेलीफोन का कोई मुख्तसर एक्सचेंज या बोर्ड था जिसके जरिए वो मुझे होल्ड पर रखकर रीना को तलाश कर रही थी। खासे तवील इंतजार के बाद अचानक मौसीकी की आवाज गायब होगी और रीना लाइन पर आ गई। मुझे मालूम था कि बेचैन होकर तुम मुझे जरूर फोन करोगे। खिलखिलाती हुई हंसी के दरमियान उसकी जिंदगी से भरपूर आवाज सुनाई थी। इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं अपने होटल के सिवा और कहाँ हो सकता हूँ? तुमने वादा किया था कि जल्द अज जल्द मुझे फोन करोगी। मैंने शिकवा किया। वादा जरूर किया था, मगर अंकल बहुत मसरूफ आदमी है। अभी तक मैं उनसे मुलाकात का वक्त लेने में कामयाब नहीं हो सकी, इसलिए मैंने फोन तुम्हें नहीं किया। उसके जवाब में मेरे एक सवाल का जवाब शामिल था।
अनिल विश्वास को मुझसे मिलने की उजरत नहीं थी। उसे साफ जाहिर था कि मुझे डैनी नहीं समझा जा रहा था। उन्हें मेरी असलियत की भनक मिल गई होती तो अनिल विश्वास अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके मुझे मुलाकात के लिए तलब कर लेता। और रीना से राब्ते का पहला फायदा था, इससे मिले और बात किए बगैर कुछ भी सामने नहीं आ सकता था। अपने अंकल को छोड़ो, मैंने बरजस्ता कहा। अगर वो मसरूफ आदमी हैं तो मुझे भी उनसे मुलाकात की इतनी ज्यादा ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा रोजगार मेरी जरूरियात पूरी कर रहा है। ये बताओ कि तुम मुझसे कब मिल रही हो? गजाला बहुत समझदार थी। मुझे खुली गुफ्तगू का मौका देने की खातिर कमरे से बाहर जा चुकी थी। रीना की कनक तो हंसी सुनाई थी। मालूम होता है कि इस वक्त तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे सर पर मुसल्लत नहीं है। मेरा अंदाजा कि तुम इस धान पान लड़की से बहुत डरते हो। उसकी दिलजोई की खातिर कल रात तुमने मेरे साथ खाना खाने की पेशकश ठुकरा दी थी। मैं उसे पाकिस्तान से अपने साथ लाया हूँ। उस पर मेरा कोई जोर है, न उससे कोई रिश्ता है। मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है। तुमको मेरी इस मजबूरी का अंदाजा होना चाहिए। परदेश में गर्लफ्रेंड की नाराजगी खासी महंगी पड़ सकती है। तफरी का सारा लुत्फ गारत हो जाएगा। मुझे अपने बाप का डर ना होता तो मैं तुम्हें मशवरा देती कि इसे नाराज करके भेज दो। मैं तमाम तफरीहात में तुम्हारा साथ दूंगी। वो अपने बाप और घराने के बारे में घड़ी हुई मफरूजा कहानी पर मजबूती से कायम थी। बातों की रवानी में यह नहीं भूली थी कि उसने मुझे अपने बारे में क्या बताया हुआ था। वो बाप से डरने का बहाना कर रही थी। मैंने फायदा उठाते हुए कहा, तुम वादा करो तो मैं कल ही उसे लौटा दूं। अब तुम थोड़े थोड़े खुल रहे हो। दरअसल जो चीज आसानी से हाथ आ जाए आदमी उसकी कदर नहीं करता। मेरे लौटाने के बाद तुम ऐसे बेचैन हो रहे हो कि मुझे फोन कर बैठे। मैंने तुमसे राब्ता करने का वादा किया था, इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया था। मुझे गुजरी हुई बातों का ताना ना दो। आगे के बारे में बताओ कि तुमसे कब मुलाकात होगी। मैंने तुम्हारा नाम अंकल तक पहुंचा दिया है। जब फुर्सत हुई वो वक्त दे देंगे। इस बार रीना की आवाज से संजीदगी मुतरश्य थी। वो कह रही थी, इनसे मिलवाने से पहले तुम्हारी थोड़ी सी ब्रीफिंग जरूरी है। इसके लिए मैं खुद भी तुमसे मिलने का इरादा कर चुकी थी, लेकिन तुमने इस बारे में पहल नहीं की। तंगा कर मुझे फोन करना पड़ा। मैंने शिकवा किया, तुम भी बहुत बेसब्रे हो। चाहे दुनिया के सारे ही मर्द ऐसे होते हैं। कल शाम 7 बजे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसकी पेशकश ने मुझे उलझन में डाल दिया। अगले दिन का वही वक्त अव्वल खान से तय हो चुका था। उसकी फोन कॉल आने पर मुझे उससे कुछ अहम बातें करनी थी, लेकिन वो घर का आदमी था। उसके बारे में मैं गजाला को भी समझा सकता था। उसके मुकाबले में रीना ज्यादा अहम थी। मेरी किसी टाल मटोल से मेरी आशिकाना अदाकारी में झोल पैदा हो सकता था। मैंने चंद सानियों में फैसला करके मुसर्रत से कहा, नेक ख्याल है, ये बताओ कि तुम कहाँ मिलोगी? मैं बता चुकी हूँ कि मुझे तुम्हारी ब्रीफिंग करनी है। इधर उधर वक्त जाया करने के बजाय तुम कोई अलग कमरा ले लो। इसी नंबर पर फोन करके कमरे का नंबर दे देना। मैं मौजूद ना हुई तब भी मुझे तुम्हारा पैगाम मिल जाएगा। मैं 7 बजे तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। पिछली शाम वो मुझ पर जाल डालने के इरादे से आई थी, इसलिए उसने अपनी गिरा के पैसे खर्च करके होटल में कमरा लिया था। अगली रात का वो सारा खर्च उसने बहुत होशियारी और अयारी से मेरे सर पर डाल दिया था। मेरी दानिश में फिर भी वो सौदा महंगा नहीं था। उसने जो कुछ कहा था उससे मुझे एक नया नुक्ता सूझ गया, जिससे मैंने फौरन ही फायदा उठाने के इरादे से कहा, सच पूछो तो ये मेरा दूसरा फोन है। दोपहर को मैंने रिंग किया तो किसी ने क्लासिकल डांस अकेडमी का नाम लिया और मैंने बुखला कर फोन बंद कर दिया। मालूम होता है कि दिल्ली में फोन पर गलत नंबर भी मिल जाते हैं। ओह, यूं महसूस हुआ जैसे मेरे इंकिशाफ ने उसे चौंका दिया हो। उसने तेजी से पूछा, तुमने किस वक्त फोन किया था? वो आवाज कैसी थी? मेरा दिल खुश हो गया कि मैंने अचानक ही उसकी दुखती रग पर हाथ डाल दिया था। मैंने दफातर वगैरह में होने वाले खाने के वक्फों का अंदाजा लगाकर बेपरवाही से जवाब दिया। 1:30 बजे का वक्त था। आवाज निस्वानी थी, मगर वो नहीं थी जो अभी तुमसे पहले सुनाई दी थी। मालूम होता है कि तुम्हारे घर में नौकरों की खासी फौज पल रही है। अगर तुम मुझे सही वक्त और आवाज के बारे में कोई खास बात बता सको तो मैं देखूंगी को हरकत किसकी थी। मेरी शिकायत पर वो शायद फिक्रमंद हो गई थी। यहाँ से फोन उठाने वालों को सख्ती से हदायत है कि वो कुछ बताने में पहल न करे। यह मालूम करेंगे फोन करने वाला क्या चाहता है। अजीब बात है। मैंने उसकी आखिरी फिक्रों पर तबसरा किया, फिर कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, सही वक्त नहीं देखा था, बस अंदाजा है कि 1:30 बजे का अमल होगा। खास बात यह थी कि वो आवाज तुम्हारी आवाज की तरह रसीली और लोचदार नहीं थी। उसे भूल जाओ, दिल्ली में गलत नंबर नहीं मिलते। जो भी फोन उठाए तुम उसे कमरे का नंबर दे देना, मैं पहुंच जाऊंगी। तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। तुम्हारे घर से कोई क्लासिकल डांस अकेडमी का नाम क्यों लेगा? यह चक्कर क्या है? मैंने कहा ना कि उसे भूल जाओ। रीना की आवाज धीमी और सख्त हो गई, जैसे वो मेरी जिरा से खौफसदा हो गई हो। कल मिलूंगी तो तुम्हें बता दूंगी। उसने मुझे टालकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर मैंने उसका वादा गिरा में बांध लिया। वो रीना की कोई बड़ी कमजोरी थी। उसके असबाब गोपाल के जरिए मेरे इल्म में आ चुके थे। मैं मौका महल की मुनासबत से वो मौजू दोबारा छेड़कर रीना से कुछ न कुछ उगलवा सकता था। तुम कहती हो तो फिलहाल भूल जाता हूँ। कल शाम 7 बजे मेरे होटल में, मैंने ताईद तलब अंदाज में कहा। हाँ बाबा हाँ, उसने उजलत में जवाब दिया और फोन बंद कर दिया।
मुझे अपने वजूद में आसूदगी की लहरें से सरायत करती हुई महसूस हुई। थोड़ी देर पहले ज़हनी इज़्म हिलाल और आसाबी तनाव की जो कैफियत तारी थी वो रीना से बात करने के बाद अचानक दूर हो गई थी। गजाला का मशवरा तीर बहादुर साबित हुआ था। चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे कि फोन की घंटी गुनगुना उठी। मैं सोच में पड़ गया। भोपाल से थोड़ी देर कबल मेरी बात हो चुकी थी। वीरा का फोन भी आ गया था। अव्वल खान को अगली शाम फोन करना था। फिर वो कौन हो सकता था जो मुझसे बात करने का कहा था। मैं सोचता रह गया और घंटी दोबारा बज उठी। वो जो कोई भी था, फोन सुनना जरूरी था। मैंने लपक कर रिसीवर उठाया और माउथ पीस में हेलो हेलो करता रह गया, लेकिन लाइन उससे पहले बेजान हो चुकी थी। इस नामालूम फोन कॉल ने मुझे परेशान कर दिया। गजाला बाहर निकली हुई थी। मुझे फिक्र होने लगी कि होटल में उसका अकेले घूमना मुनासिब नहीं था। चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो गजाला का शगुफ्ता चेहरा नजर आया। वेरी गुड। उसने कमरे में घुसते ही शगुफ्ता लहजा में कहा, रीना से बात करने के बाद आपके चेहरे पर रौनक और ताजगी नजर आ रही है। फोन पर बात शुरू होती तुम कहाँ निकल गई थी? मैंने खफगी से पूछा। मुझे अचानक ख्याल आया था कि मेरी मौजूदगी में आप उससे बेतकल्लुफी से बात नहीं कर सकेंगे। मैं बाहर चली गई। मैं ऐसे मामलात के नशीब फराज को समझती हूँ। आप बिला वजह मुझ पर आंखें निकाल रहे हैं। उसने मुझसे नजरें मिलाकर शौकी से कहा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम गलत कैसे कह सकती हो? हर औरत अफलातून की खाला होती है। तुम यहाँ होती तो मैं एक उलझन से बच जाता। क्या इतनी सी देर में कोई नई उलझन पैदा हो गई? मेरी तशवीश देखकर वो परेशान हो गई। न जाने किसका फोन आया था। मैं सोचता रह गया। दूसरी घंटी के बाद फोन बंद कर दिया गया। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। आप बिला वजह बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं। वो मेरी कॉल थी। 2 घंटियां बजने के बाद मैंने इंटरकॉम बंद किया और ऊपर आ गई। इस समाकत की क्या जरूरत थी? मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैं देखना चाह रही थी कि आपका और रीना का मुजाकरा जारी है या खत्म हो गया। घंटियां बजने का मतलब था कि फोन खाली था और आप करीब नहीं थे। मैं ऊपर आ गई। इंटरकॉम पर फोन मसरूफ मिलता तो मजीद कुछ देर शॉपिंग आर्केड की सैर करती रहती। मैं खिसियाए हुए अंदाज में मुस्कुरा कर रह गया। दिल्ली की आबो हवा गजाला को रास आई थी और उसकी अकल तेजी दिखाने लगी थी। वो अपने गायब होने के बारे में क्या कहानी सुना रही थी? गजाला ने पूछा। कुछ नहीं, वो कल शाम ही तो मिली थी। मेरी बेचैनी का मज़हक्का उड़ा रही थी। पता नहीं आप क्यों उसके फोन की आस लगाए बैठे थे। मैंने आपकी मायूसी को देखते हुए उसे कॉल करने का मशवरा दिया था और मैं ये देखकर खुश हूं कि अब आपके चेहरे पर ज़हनी दबाव के असरात नहीं है। वो कल शाम दोबारा मिलेगी। उसने 2 बातें साफ कर दी हैं। अनिल विश्वास को मुझसे मुलाकात की उजलत नहीं और क्लासिकल डांस अकेडमी में वाकई कोई घपला है। मेरी जुबान से अकेडमी का जिक्र सुनकर वो परेशान हो गई। अगर वो आपको पहचानने में कामयाब नहीं हो सके हैं तो फिर रीना को आपकी तरफ क्यों भेजा गया है? मुझे इससे पूछना याद नहीं रहा। कल जरूर दरियाफ्त करूंगा। आप फिर चिढ़ गए। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रही थी कि इस बारे में आपने क्या अंदाजा लगाया है। एक वक्त में हर बात मालूम नहीं हो सकती थी। यही काफी है कि चंद बातें साफ होने के साथ उससे अगली मुलाकात का वक्त तय हो गया। आज की बातों की रोशनी में मैं कल उसका सारा एतमाद मुतजलजल कर दूंगा और वो बहुत कुछ उगलने पर मजबूर हो जाएगी। मैंने पूरी यकीन से जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरकॉम वाली उलझन के बावजूद आप अपनी हिकमत अमली पर गौर कर चुके हैं। गजाला ने ताई तलब अंदाज में मेरी तरफ देखा। वह अनिल विश्वास को मेरे बारे में बताकर फंस चुकी है। कल मैं उसे मुलाकात से साफ इनकार कर दूंगा। उसके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी।